हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 65, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 64 तक मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल। वो आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत हेल्प करेंगे। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना ही बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बहुत ज़रूरी है आपके एमसीक्यूज़ के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देख लेना। ओके, और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो। और मैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 65 को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, आपको यहाँ मैच करना है। देखिए, एक तरफ आपको कैपिटल बजटिंग, डिस्काउंटेड मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड टर्म्स दी हुई हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ये तभी होते हैं जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या है कैपिटल बजटिंग? हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये इसके साथ मैच होगा। आपने पढ़ा भी होगा कैपिटल बजटिंग की आगे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लाइक आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गए और पे बैक पीरियड, ये सब मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्काउंटेड मेथड, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। वन ऑफ देम इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल रहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक मेथड है हमारा, कैपिटल बजटिंग में यूज़ किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है? ये वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही वाला रहता है हमारे पास फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या रहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? यानी कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, ये होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फर्स्ट वाला ए के साथ मैच हुआ, सेकंड वाला बी के साथ, थर्ड वाला आपका डी के साथ और फोर्थ वाला सी के साथ। तो हमारा बेस्ट आंसर बनेगा दिस वन। मैच द फॉलोइंग में आपने चारों को देखना होता है कि जो बिल्कुल चारों का प्रॉपर मैच बन रहा हो, ठीक है। ये अच्छे से आपने करने होते हैं। अब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आपने जो भी कुछ भी नया पता चलता है आप लोगों ने साथ के साथ ज़रूर नोट्स बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। देखिए, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, वही प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और इनटू कर देते हैं 1 प्लस रेट ऑफ जो आपका होगा, और यहाँ पर एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू हो जाता है। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन होता है। ध्यान रखना, अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू के डिवाइड में आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये सेकंड वाला ही गलत है, लेकिन आपको बाकी दोनों भी पता होने चाहिए ऑप्शन। जैसे कि आपको यहाँ बोला है कि पे बैक पीरियड अगर आपका टारगेट पीरियड से कम हो, क्या होता है, देखो आपका कैपिटल बजटिंग में पे बैक पीरियड मेथड है, ठीक है। अगर मान लो आपका जैसे पे बैक पीरियड 3 ईयर्स आ रहा है, ओके, और वो आपका टारगेट पीरियड 4 ईयर्स है, तो अगर आपका पे बैक पीरियड कम है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद एनपीवी इज़ नेगेटिव। एनपीवी इज़ नेगेटिव का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में कब आती है? जब आपके प्रेजेंट वैल्यू जो कैश इनफ्लो की कम होती है, किससे? आउटफ्लो से। तो ये चीज़ गलत है, तब हमें प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ही करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें यहाँ इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। इनमें से कौन सा ऐसा इंटरनल फैक्टर नहीं है? नॉट बताना है। इंटरनल मतलब जो फर्म के अंदर की बात हो रही है। एक एक्सटर्नल होते हैं आउटसाइड फैक्टर्स, एक इंटरनल होते हैं इनसाइड फैक्टर्स। तो आपको बताना है कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है जो कि हमारे प्राइसिंग डिसीजंस को इफेक्ट करता है। तो देखिए,
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो उनका क्या हो गया, इंटरनल हो गया। हमें कौन सा इंटरनल नहीं है ये बताना है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनी बाय पास्ट प्राइसिंग, यानी कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, पास्ट प्राइसिंग। पास्ट प्राइसिंग यानी कि वो कंपनी की जो थी पहले की प्राइस, ओके। प्रोडक्ट के फीचर्स, ये भी हमारे कंपनी के इंटरनल है। लेकिन मार्केट में कितना कंपटीशन है, ये तो हमारा एक्सटर्नल है, आउटसाइड फैक्टर्स है। तो हमें वही बताना था कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन, फोर्थ वाला, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज गिवन, यानी कि आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। जैसे कोई पार्टनर चला जाता है, ठीक है, अब आपको ओल्ड रेशियो दिया ओनली, तो आपको गेनिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का, यहाँ पे न्यू रेशियो आपको दिया नहीं हुआ तो गेनिंग रेशियो बताना है क्या आएगा। ए है आपका 1:1, बी है ओल्ड रेशियो, सी है कैपिटल रेशियो, डी है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। उनका जो कैपिटल बैलेंस है 50,000 ए के लिए है, 70,000 बी के लिए है और 35,000 सी के लिए है। बी ने डिसाइड किया कि वो फर्म से रिटायरमेंट लेगा एंड बैलेंस इन रिजर्व ऑन द डेट वाज 25,000, ठीक है। अगर जो गुडविल है वो 30,000 वैल्यू की गई और जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का 7,500, देन हम कितना अमाउंट पे करेंगे बी को। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ये समझिए कि उसको कितना हमने पे करना है, 25,000। देखो रिजर्व में भी उसको पार्टनर मतलब रिजर्व में भी उसको शेयर मिलेगा, 25,000 उसका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो गुडविल है आपकी वैल्यू की गई है 30,000 उसमें, और प्लस 7,500 जो प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, इन तीनों को एडअप कीजिए 62,500 आएगा। उसका कितना शेयर है बी का, 2/5, तो 25,000 तो ये वाला हो गया, प्लस उसका कैपिटल बैलेंस जो है आपके पास कितना है 70,000, तो 70,000 प्लस 25,000, तो क्या आंसर आएगा आप लोग मुझे बताएंगे, ओके। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर्स कोजेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर, और जो एब्सेंस है हाइजीन फैक्टर की विल कोज एम्प्लॉयज़ टू वर्क लेस हार्ड। ये आपका रिलेटेड है थियोरी ऑफ मोटिवेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। तो ये जो आपकी 2 फैक्टर थियोरी है हर्जबर्ग ने दी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी थियोरी किसने दी है, हर्जबर्ग ने ये थियोरी दी है, ओके, 2 फैक्टर थियोरी। अब उन्होंने ना 2 फैक्टर्स की जो बात की है, एक तो हमारे हाइजीन फैक्टर्स जिसको हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, दूसरे हैं हमारे मोटिवेटर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जिनका बढ़ने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एब्सेंस हो जाए, कम हो जाए, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में यही बोला है, जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं अगर वो एब्सेंट हो जाएं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं कम वर्क हार्ड करेंगे, बिल्कुल सही है ये। और जो अगर मोटिवेटर्स वो होते हैं, अगर वो प्रेजेंस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहेंगे, ठीक है। अब आपके जो मोटिवेटर्स हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन वगैरह, ये आपको पता होने चाहिए फैक्टर्स। तो जो प्रेजेंस है मोटिवेटर्स की वो एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, उनको क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो लेकिन हाइजीन अगर एब्सेंस हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, मेहनत कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फर्म्स ऑपरेटिंग अंडर कंडीशंस ऑफ ओलिगोपोली। देखो जो फर्म्स है मार्केट स्ट्रक्चर की वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। तो ये आपके जो फर्म्स ओलिगोपोली में है उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स रहते हैं, कम सेलर्स होते हैं, और वो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ओके, इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, ओके। तो ये वाला तो गलत हो गया, आपने वर्ड एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। सेकंड बोला हुआ है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। देखो प्राइस रिजिडिटी क्या होता है, रिजिड का मतलब फिक्स होना, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है यहाँ पे हमारा
कि देखिए अब फ्यू सेलर्स है, मान लो एक है, एक जो सेलर है उसने क्या कर दिया, प्राइस अपना कम कर दिया। अब फ्यू सेलर्स है, कम है, तो दूसरों को भी करना पड़ेगा, फटाफट से दूसरे भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि कंपटीशन तो है, रहता ही है उनमें बहुत। तो यहाँ पर क्या रहता है, प्राइस फिक्स ही रहता है, एक टाइप की रिजिडिटी रहती है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड वाला, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।